हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम खुशप्रीत कौर एंड आज की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी सेक्शन नंबर 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। तो सेक्शन नंबर 9 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं आप लोगों को सेक्शन नंबर 5 करवा चुकी हूँ, जिसके अंदर मैंने मैरिज की कंडीशंस के बारे में लिखा था। तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड दूसरी चीज ये कि सेक्शन नंबर 5 के बाद मैं सीधा सेक्शन नंबर 9 करा रही हूँ। जो हमारा सेक्शन नंबर 6, 7 और 8 है वो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, और ना ही वो हमारे LLB के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 9। तो सेक्शन नंबर 9 हमारा क्या बात करता है? रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के बारे में बात करता है। तो इसमें बहुत सिंपल कंसेप्ट है। पहले हम लोग कंसेप्ट को समझेंगे, उसके बाद में आप लोगों को इसके केस लॉज भी करवाऊंगी और इसके एसेंशियल एलिमेंट्स भी करवाऊंगी। तो सबसे पहले आप समझ लो सेक्शन नंबर 9। सेक्शन नंबर 9 हमारा बात करता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। मान के चलो कि हस्बैंड है और वाइफ है। अब यहाँ पर हस्बैंड या वाइफ, ये जो सेक्शन है ये दोनों के लिए है, हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए। अगर यहाँ पर हस्बैंड या वाइफ क्या कर दे, अपने स्पाउस को छोड़कर, अपने हस्बैंड या वाइफ को छोड़कर कहीं और जाकर रहने लग जाए, तो वहां पर सेक्शन नंबर 9 लग जाता है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर एक स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ, कोई भी स्पाउस क्या करे, अपने हस्बैंड वाइफ को छोड़कर कहीं और जाकर रहने लग जाए विदाउट एनी रीजनेबल कॉज, बिना किसी रीजन के, तो वहां पर सेक्शन नंबर 9 लग जाएगा और उसे कोर्ट कहेगा कि तुम जाकर अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ वहीं पर रहो। लेकिन बट देयर आर सम एक्सेप्शंस। मान के चलो कि एक हस्बैंड है, हस्बैंड ने क्या किया कि अपनी वाइफ के साथ क्रुएलिटी कर रहा है ना, उसे मार पिटाई कर रहा है, उसको बहुत ज्यादा मार रहा है या कुछ भी कर रहा है। तो यहाँ पर बात, अब यहाँ पर बात आ जाएगी कि अगर वाइफ उसे छोड़कर चली जाए तो जो हस्बैंड है वो सेक्शन नंबर 9 नहीं लगा सकता, क्योंकि हस्बैंड ने उसके साथ क्या किया है, क्रुएलिटी की है, हरासमेंट किया है, फिजिकल अब्यूज किया है या जो भी किया है। तो वहां पर वो सेक्शन नंबर 9 नहीं लगा सकता, क्योंकि उसकी खुद की गलती है। अब यही मान के चलो, अब हस्बैंड क्या है, जॉब करता है किसी दूसरी स्टेट में। मान के चलो जो वाइफ है वो पंजाब में रह रही है और जो उसका हस्बैंड है वो दिल्ली में रह रहा है, जॉब करता है। अब यहाँ पर जो वाइफ है वो सेक्शन नंबर 9 नहीं लगा सकती, क्योंकि उसके पास एक रीजन है। क्या रीजन है? क्योंकि भाई वो वहां जॉब करता है, तो ऑब्वियसली कि उसे जॉब करनी है तो उसे वहां पर रहना ही पड़ेगा, उससे दूर रहना ही पड़ेगा। तो बहुत सिंपल शब्दों में अभी समझो कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स क्या बात करता है। इसमें कहा जाता है कि एक हस्बैंड है और एक वाइफ है, एनी पर्सन, एनी पर्सन। अब एनी पर्सन का मतलब या तो हस्बैंड और या तो वाइफ, दोनों जने आ जाएंगे। अब हस्बैंड या वाइफ, कोई एक स्पाउस क्या कर दे, कहीं दूसरी जगह पर रहने लग जाए, खुद को क्या कर ले, विड्रॉ कर ले। क्या कहेंगे, आपके बेयर एक्ट में लिखा है विड्रॉ करना, कि जब एक इंसान, एक स्पाउस क्या कर ले, खुद को विड्रॉ कर ले फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ अदर, कि इसकी सोसाइटी से क्या कर ले, अपने आप को अलग कर ले, विदाउट एनी रीजनेबल कॉज, बिना किसी रीजनेबल एक्सक्यूज के। ठीक है, तो वहां पर सेक्शन नंबर 9 लग जाएगा। लेकिन मैंने एक्सेप्शन बताया, एक्सेप्शन क्या बताया, क्रुएलिटी का एक्सेप्शन बताया, फिजिकल हरासमेंट, ये सारी चीजें बताई। तो वहां पर अगर हस्बैंड या वाइफ हमारा फिजिकल असॉल्ट करते हैं या कुछ भी करते हैं, हरासमेंट करते हैं, तो वहां पर सेक्शन नंबर 9 नहीं लगेगा, क्योंकि वहां पर फिर उसे जबरदस्ती रहने के लिए नहीं कहा जाएगा। अब मैं आप लोगों को इसकी डेफिनेशन लिखवाती हूँ। एग्जैक्ट आपको वो डेफिनेशन को याद करना है और अपने एग्जाम में लिख कर आना है। तो सबसे पहले अगर आपके पास सेक्शन नंबर 9 आया, तो सेक्शन नंबर 9 में सबसे पहले आप क्या है, इंट्रोडक्शन लिखोगे। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद उसके बाद आप क्या लिखोगे, डेफिनेशन लिखोगे। डेफिनेशन के बाद आप क्या लिखोगे, एसेंशियल एलिमेंट्स लिखोगे। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन करते हैं, ठीक है। अब हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं, तो आपको ये एज इट इज डेफिनेशन अपने एग्जाम में लिख कर आना है। तो सबसे पहले पढ़ो कि व्हेन ईदर दी हस्बैंड, ईदर, ईदर का मतलब क्या होता है, हस्बैंड भी और वाइफ भी, मतलब हस्बैंड भी केस लगा सकता है और वाइफ भी केस लगा सकती है। इफ ईदर द हस्बैंड और दी वाइफ हैज, क्या कर दिया, या तो हस्बैंड या वाइफ उसे क्या है, छोड़कर चला गया, विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज, बिना किसी कारण के उसको है छोड़कर चला गया, ठीक है। विड्रॉ कर लिया उसने, लिख लो, विड्रॉ फ्रॉम दी सोसाइटी ऑफ अदर, कि उसने खुद को क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया, उसे छोड़कर वो कहीं और जाकर रहने लग गया है। तो वहां पर आप क्या लगाओगे, सेक्शन नंबर 9 लगाओगे। द एग्रीव्ड पार्टी, एग्रीव्ड पार्टी का मतलब क्या है,
एग्रीव्ड पार्टी का मतलब है कि जिसे छोड़कर गया है इंसान, है ना। मान के चलो कि हस्बैंड वाइफ को छोड़कर गया तो वाइफ एग्रीव्ड पर्सन, अगर अब वाइफ हस्बैंड को छोड़कर गई है तो हस्बैंड एग्रीव्ड पर्सन होगा। द एग्रीव्ड पर्सन में अप्लाई अ पिटीशन टू दी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर द रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, कि यहाँ पर जो एग्रीव्ड पर्सन होगा वो क्या लगा देगा, अप्लाई कर देगा अपनी पिटीशन को फॉर द रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। अब यहाँ पर ये करने का मतलब हम लोग ये डेफिनेशन पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, ये तो हम लोग समझ गए कि अगर एक पार्टी ने विड्रॉ कर लिया फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द अदर विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज, लेकिन यहाँ पर सेक्शन नंबर 9 लगाया जाएगा और उसे कहा जाएगा कि तुम जाकर अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ रहो। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाएगा कि क्या ये सही है या गलत है, राइट। तो ये क्वेश्चन तो बनता है ना, क्योंकि मान के चलो अब हस्बैंड है वाइफ के साथ, चलो हम उल्टा लेते हैं, अब वाइफ है हस्बैंड के साथ रहना नहीं चाहती, अब वाइफ कहीं और जाकर रहने लग गई। अब हस्बैंड ने केस फाइल किया और कहा कि वाइफ को कि तुम मेरे साथ आके रहने लगो, उसने केस फाइल किया, कोर्ट ने कहा कि जाकर अपने हस्बैंड के साथ रहो। तो कहीं ना कहीं ये चीज गलत भी है, क्योंकि हम किसी को क्या कर रहे हैं, हम किसी के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं कि जाके वहां रहो। तो इसके बहुत सारे केस हैं, बहुत सारे केस हैं, तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ। देखो अब इसमें क्या होगा कि वाइफ छोड़कर चली गई, हस्बैंड बोल रहा है कि जाके रहो, कोर्ट कह रहा है आके अपने हस्बैंड के साथ रहो। तो यहाँ पर काफी सारे केस लॉज आए, तो इसमें ये चीज कही गई थी कि ये चीज क्या है, गलत है। पहले केस में कहा गया था कि ये चीज तो गलत है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई उसकी भी तो मर्जी, उसकी जिंदगी है, वो जहां चाहे वहां रहे। लेकिन दूसरे केस में कहा गया कि भाई मैरिज, आपने शादी की है, अब हस्बैंड वाइफ है, तो हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है वो ऐसा नहीं होता कि आप उसको छोड़कर कहीं और जाके रहने लग जाओ। और जरूरी नहीं है कि हस्बैंड और वाइफ जो है वो साथ में रहें, क्योंकि जरूरी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हस्बैंड और वाइफ की बात नहीं है, यहाँ पर फैमिली भी है। तो यहाँ पर काफी सारे केस लॉज आए थे, तो ये आप अपने दिमाग में रखना। इसमें कहा गया था इसमें किसी भी तरह का फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन नहीं हुआ है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि क्या यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन हुआ है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का आर्टिकल नंबर 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन हुआ है क्या? जी नहीं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने हरविंदर सिंह वर्सेस हरविंदर कौर के केस में कहा था कि यहाँ पर किसी भी तरह के आर्टिकल का वॉयलेशन नहीं हुआ है। और यहाँ पर कोर्ट ये बिल्कुल नहीं कह रहा है हस्बैंड और वाइफ को कि आप साथ में आइए और क्या कीजिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स या फिजिकल रिलेशनशिप के लिए आपको किसी भी तरह से फोर्स नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पर काफी सारे केस लॉज है, वो भी देखते हैं, प्लस हम लोग एसेंशियल एलिमेंट्स भी देखते हैं। अब देखो इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या बात करता है। इसमें सबसे पहले कहा गया है कि अगर आपको सेक्शन नंबर 9 में केस लगाना है तो आपका सबसे पहले क्या होनी चाहिए, वैलिड मैरिज होनी चाहिए। विड्रॉ मतलब सामने वाली पार्टी, मतलब डिफेंडेंट ने क्या किया हो, विड्रॉ किया हो फ्रॉम दिस सोसाइटी। एंड दूसरी चीज क्या है, उसने जो विड्रॉ किया है वो बिना किसी रीजनेबल एक्सक्यूज के किया हो और कोर्ट को आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। मान के चलो आप केस फाइल कर रहे हो ना, तो आप केस फाइल कर रहे हो तो पहले आप सेटिस्फाई करो कोर्ट को ना कि आप की जो वाइफ है या हस्बैंड आपको छोड़कर चला गया है। उसके बाद क्या है, ऐसे कौन से ग्राउंड्स हैं जिस पर जो पिटीशन है वो क्या हो जाएगी, हमारी डिसमिस कर दी जाएगी, रिजेक्ट कर दी जाएगी। मान के चलो कि हस्बैंड ने वाइफ पर केस लगाया कि ये मेरे को छोड़कर चली गई है और इसे वापस से बुलाओ, उसने सेक्शन नंबर 9 लगा दिया। अब यहाँ पर इसकी पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा अगर यहाँ पर कोर्ट को पता चलता है कि उसने क्या किया है, उसने डोरी डिमांड किया है। या फिर मान के चलो अगर हस्बैंड ने या वाइफ ने किसी ने भी क्या किया है, मना किया है फॉर दी सेक्सुअल इंटरकोर्स, फॉर कोहैबिटेशन के लिए इसने क्या किया है, मना किया है। और या फिर वो एडल्ट्री कर रहा है। एडल्ट्री का मतलब होता है कि उसकी वाइफ है और उसके बाद भी वो कहीं और जाकर मुंह मार रहा है, मतलब सिंपल शब्दों में ये कहेंगे या मार रही है, वाइफ और हस्बैंड दोनों के लिए एडल्ट्री कर रहा है, तो वहां पर मान लिया जाएगा कि यहाँ पर उसकी जो पिटीशन है उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ कैसा रहेगा, अब आपसे क्वेश्चन आ जाए, वैसे आता नहीं है फिर भी नॉलेज के लिए, अब आपसे पूछ लिया जाए कि बर्डन ऑफ प्रूफ बताओ। क्लास में आपकी टीचर ने पूछ लिया कि हमें केस लगाना है, आप पहले ये बताओ कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर रहेगा। बर्डन ऑफ प्रूफ मतलब प्रूफ करने का बर्डन किस पर रहेगा, आप कहेंगे डिफेंडेंट। भाई पिटिशनर तो केस फाइल करता है और प्रूफ कौन करेगा, डिफेंडेंट करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, सबसे पहले प्रूफ ऑफ जो हमारा बर्डन ऑफ प्रूफ है वो किस पर रहेगा, पिटीशन पर रहेगा। क्योंकि आप जाकर केस फाइल कर रहे हो तो कोर्ट पहले आपसे पूछेगा कि पहले हमें सेटिस्फाई करो,
आप पहले ये चीज हमें प्रूफ करके दो कि वो आपको बिना किसी कारण के छोड़कर गया है या गई है। उसके बाद अगर पटिशनर ने अपनी जिम्मेदारी खत्म कर दी, उसने पूरी तरह से प्रूफ कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है ना, कि मतलब वो बिना किसी कारण के छोड़ के गई है, मैंने उसे कुछ नहीं कहा, उसके बाद बर्डन ऑफ प्रूफ कहाँ चला जाएगा? डिफेंडेंट पर चला जाएगा। आप समझते हैं, पटिशनर जो केस फाइल करता है, डिफेंडेंट जिस पर केस फाइल किया जाता है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर रहेगा? पहले पटिशनर पर रहेगा, पटिशनर से डिफेंडेंट पर चला जाता है। उसके बाद हम लोग केस लॉज की बात करते हैं। तो यहाँ पर कहा गया था कि भैया ये जो सेक्शन है ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। टी सरीथा वर्सेस वेनकाता 1983 के केस में कहा गया था कि ये जो सेक्शन नंबर 9 हम लोग पढ़ रहे हैं ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन इस किसके केस में कहा गया? इस वाले केस में, टी सरीथा के केस में कहा गया कि ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये इनवैलिड है। ऐसा क्यों कहा गया था? ऐसा इसलिए कहा गया कि यहाँ पर अब हस्बैंड और वाइफ साथ में, वाइफ रहना नहीं चाहती है, हस्बैंड रहना नहीं चाहता, तो ये सेक्शन तो बोल रहा है कि आप आइए और आकर सेक्सुअल इंटरकोर्स कीजिए या कोहैबिटेशन कीजिए। तो कहते हैं ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये तो सेक्शन नंबर 9 क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हमारे तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 21 है जो बोलता है कि राइट टू लिबर्टी, लाइफ, ये सब सारी चीजें हैं। लेकिन कहा ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल अब बना दिया। लेकिन फिर ये बोलते कि ऐसा नहीं है। फिर हरविंदर कौर वर्सेस हरविंदर सिंह का केस आया। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? भाई यहाँ पर मैरिज है, मैरिज के बीच में सिर्फ इज नॉट अबाउट अ सेक्सुअल इंटरकोर्स और अ फिजिकल रिलेशनशिप, यहाँ पर बच्चे भी होते हैं। लाइक मान के चलो उनके बच्चे हैं तो भाई उनका खर्चा कौन उठाएगा? उनका ख्याल कौन रखेगा? उनकी फैमिली है, मदर है, फादर है, घर में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। तो बोला, तो इस वाले केस में हरविंदर कौर वर्सेस हरविंदर सिंह के केस में कहा गया था कि ऐसा नहीं है। यहाँ पर किसी को ये नहीं कहा जा रहा कि आप आइए साथ में रहिए और सेक्सुअल इंटरकोर्स कीजिए। कहते ऐसा नहीं है, यहाँ पर हम किसी को भी फोर्स नहीं कर रहे हैं फिजिकल रिलेशनशिप के लिए। और इसी केस में कहा गया था कि जो सेक्शन नंबर 9 है वो इनवैलिड नहीं है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। तो ये हमारा था सेक्शन नंबर 9, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। तो बहुत सिंपल शब्दों में मैंने आप लोगों को समझा दिया है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच।